गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक। क्या धीमी आवाज आ रही है? नहीं सर। ठीक है ना। तो आप लोग पिछले क्लास में टेंजेंट सीखे थे ना। इस बार टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज करना है और टीएस नोटेशन करना है। सो प्रॉपर्टीज काफी लंबे होते हैं उनके प्रूफ, है ना। सो कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेंगे और जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में उसको प्रूफ भी कर लेंगे। आज का क्लास में सबसे पहले हम लोग टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि टीएस नोटेशन तो आप लोग को आता है ना। आज की डेट हो गई सितंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना वो सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ होता है। लेकिन कई बार हम लोग ना इन प्रॉपर्टीज को याद कर लेते हैं, क्योंकि एज ए न्यूमेरिकल अगर इसको ट्रीट करेंगे ना तो काफी समय लेता है प्रूफ करना, काफी ज्यादा समय लेता है। इस वजह से कई बार हम लोग डायरेक्टली ना इसको याद कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ perpendiculars from either focus on a variable tangent is equal to semi minor एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया और इस पे हम फोकस दिखा रहे हैं। अब यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करना हम लोग।
ये बड़ी समस्या। चलो एक तो किसी तरह से लाइन पे आ गया। दूसरा को हाथ से ही मैं दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका P पॉइंट हो गया और यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q हो गया। ठीक है, हम लोग को लैंग्वेज के टर्म में क्या बोल रहा है, एफ डैश क्यू इंटू एफ ऑफ पी, एफ डैश क्यू इंटू एफ ऑफ, ये ना बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो ये कब ऐसा होगा बी स्क्वायर के बराबर, जब हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स ले रहे हैं ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन और प्रूफ व्हाटएवर यू से। हम लोग इलिप्स जो है स्टैंडर्ड इलिप्स पे काम कर रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जितनी भी है ना स्टैंडर्ड इलिप्स पे काम करके लाई जानी चाहिए। इससे ज्योमेट्री समझने में काफी आसानी होती है। ये मेरा इलिप्स है। सो इसका फोकस क्या क्या हो जाएगा, एफ डैश की कोऑर्डिनेट हो जाएगी -a,0 और एफ की कोऑर्डिनेट हो जाएगी a,0। कोई भी एक टेंजेंट लेना होगा ना, एनी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। सो QF क्या हो जाएगा आपका, या QF डैश -a,0 से डिस्टेंस। सो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका मॉडुलस -AEM प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। सिमिलरली आपका पीएफ क्या हो जाएगा, इसमें ना +a,0 लेना है। सो y की जगह पर 0, x की जगह पर AE, सो हो जाएगा AEM प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m रूट ओवर। नाउ QF डैश इंटू PF डैश, देखो तो ये a माइनस बी का फॉर्मेट है, ये a प्लस बी का फॉर्मेट है। सो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर।
तो यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन करोगे, है ना, या एम स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। देखो किस किस टर्म को हमने फोकस किया, ये दोनों टर्म को फोकस किया तो ये चीज मिल गया, और प्लस में बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 + m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है ना, तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 + m स्क्वायर। और देखो बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हो आप, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब जनरल चीजें जो भी हमको बताया गया ना, वही चीजों को मैं लेके चल रहा था और वो प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, feet of perpendiculars feet of perpendiculars from either focus upon a variable tangent to an ellipse lies on its auxiliary circle। ठीक है, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। तो देखिए, ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल दिखाई पड़ रहा है ना। अभी नहीं होता है, अभी क्लास चल रहा है।
देखो इसमें क्या कहना चाहता है, ये आपका एस डैश है, ये आपका एस है, और ये आपका y1 है, ये आपका y2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, y1 y2 मेरा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये है टेंजेंट टू इलिप्स। ठीक है, और एस एस प्राइम जो है ये आपका फोकाई है, मतलब इलिप्स का फोकस फाइंड करने का अनोखा मतलब तरीका। ये आप ऑक्सिलरी सर्कल ले लें, है ना, और इलिप्स ले लें, और इलिप्स पर कोई भी आप टेंजेंट बना लें। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा ना, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट को ले लें। मेजर एक्सिस को जिस जगह पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही जगह क्या हो जाएगा, मेरा फोकस का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये दिखाना है कि एस से जो हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं टेंजेंट पर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर y1 है और y2 है, और ये दोनों ना कहाँ पे लाई करते हैं, ये दोनों आपके लाई कर जाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पर, है ना। इसमें प्रूफ क्या करना है, y1 y2 lies on auxiliary circle। ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो इसका प्रूफ किस तरह से चलता है, अच्छे समझो, है ना। मान लेते हैं कि हमारा टेंजेंट का जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसको h कॉमा के मान सकते हैं। ये मेरा टेंजेंट है, लेट h कॉमा के बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वन फोकस, है ना, फ्रॉम एस हम लिख सकते हैं, चलेगा। और इस तरह का इलिप्स हम लोग ले रहे हैं, है ना, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन भी हमने फिक्स कर लिया है। सो एच कॉमा के टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं के माइनस एम एच इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया। ये जो पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर y1 जो होगा, है ना, लेट h कॉमा के बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम s। सो ये ना आपका y1 का कोऑर्डिनेट हो रहा है, ये आपका y1 का कोऑर्डिनेट लिया जाएगा, समझ गए। अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, m है ना, हम y1s का स्लोप कितना हो जाएगा, m ऑफ y1s माइनस 1/m होगा। तो हम लोग y1s का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ
y1s। y1s का इक्वेशन अगर हम लोग लिख सकते हैं तो क्या लिखना होगा? y माइनस 0 फोकस का कोऑर्डिनेट -1/m और x माइनस AE। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा y1 का कोऑर्डिनेट्स। सो h कॉमा के इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो लिख सकते हैं k इक्वल टू -1/m x माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ गया km प्लस ये h होगा ना, km प्लस h इक्वल टू AE। km प्लस h इक्वल टू AE, ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशनशिप। अब क्या करना है? होल स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। k माइनस mh होल स्क्वायर km प्लस h होल स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर e स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स k स्क्वायर h स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखते हैं तो क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये कितने के बराबर होता है? ये आपका ए स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब देख सकते हो कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। तो ये आपका ए स्क्वायर के बराबर हो गया। सो ए स्क्वायर कॉमन करके 1 प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर से 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। सो आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब लोकस बता रहा ना, हेंस h कॉमा k lies on auxiliary circle। ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला कि h कॉमा k जो है आपका, h कॉमा k ये जो पॉइंट है ये आपका y1 और y2 दोनों में से किसी एक को भी असाइन किया जा सकता था। इधर आप y1 समझ सकते हो और आप y2 समझ सकते हो। जब आप y1 लोगे ना तो फिर आपको s का यूज करना है, जब आप y2 लोगे तो आपको h डैश का यूज करना है, समझ गए। वो कहाँ पे वेरिएशन होगा, इस स्टेज पर कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन जब आप ये इक्वेशन ऑफ y1s लिख रहे हैं ना या y2s जब आप लिखने जाएंगे h डैश, तो वहां पर ना कोऑर्डिनेट्स का यूज करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितना है अच्छा है, इसी से रिलेटेड है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। sum of the squares of sum of the squares of the chords
which the auxiliary circle intercept circle intercepts on two perpendicular tangents to an ellipse is constant and is equal to the square on the line joining the foci. देखो इसमें क्या कह रहा है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट लेना इलिप्स। ठीक, तो कह रहा ना कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ले लीजिए और उनके ऑक्सिलरी सर्कल, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हमने ले लिया है ना, लेकिन ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट
यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ना डायग्राम फ्लो हो गया। कुछ इस तरह से। अब देखिए इसका ब्यूटी क्या है। हम्म, एक यहीं से पास। पूरा का पूरा डायग्राम करेक्ट बनाना ना बड़ा डिफिकल्ट है। हम्म, देखिए क्या है इसमें। ये आपका हो गया फोकस नंबर 1। ये आपका हो गया फोकस नंबर 2। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर आप लेते हैं तो ये डायरेक्टली ना इस पर मिलेगा, ऐसे कुछ करके। ठीक है। और ये हो गया आपका, देखो दोनों जगह पर कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। हम पी पॉइंट पे एक टेंजेंट लिए, ठीक है। हम पी पॉइंट पे एक टेंजेंट लिए, लेकिन हम लोग को उस पार्ट को फोकस नहीं करना। हम लोग को किस पार्ट को फोकस करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द chords which the auxiliary circle intercepts on two perpendicular tangent। तो टेंजेंट तो मान के चलो तुम्हारा ए पॉइंट पर है ना। अगर हम ऐसा सोच ले कि टेंजेंट मेरा ए पॉइंट पर था और ये बी पॉइंट पर था, ये दोनों जगह पे टेंजेंट था, लेकिन हमें टेंजेंट के किस पार्ट को फोकस में लेना? टेंजेंट के उस पार्ट को फोकस में लेना जो ऑक्सिलरी सर्कल के बीच में। सो ऑक्सिलरी सर्कल के बीच के पार्ट को हम देखो किस तरह से नेम कर रहे हैं, ध्यान से लिखना है। ये आपका P है, ठीक है। देखो इस टेंजेंट का ब्लैक P है टेंजेंट का। नेक्स्ट पार्ट कहां पर है? Q पर है ना। हम इसको Q ले रहे हैं। ये आपका Q पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो B से स्टार्ट हुआ है, हम इसका नाम R दे देते हैं। अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल पे वो पॉइंट कहां पर है? इस पॉइंट का नाम हम लोग R अगर लेते हैं तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ठीक है। वैसे डायग्राम फुल्ली करेक्ट नहीं है, और ये जो पॉइंट है आपका, इसको मैं T दे रहा हूं।
इस पॉइंट का नाम टी। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना क्या है वो समझो थोड़ा अच्छे से। हम लोग को दिखाना ये है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस आर, आर यहाँ पर तो होगा नहीं, मतलब इसके बी के जस्ट नीचे होता है। सो आर एस स्क्वायर, ठीक है, आर एस स्क्वायर will be equal to line joining the foci एस डैश का होल स्क्वायर। यही हम लोग को शो करना है। पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, अच्छा एस हम लोग पहले ही नाम दे चुके हैं, कंफ्यूजिंग हो गया है ना, तो इसको हटा देते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं, इसको एफ नाम कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एफ डैश एफ का होल स्क्वायर है, इस तरह से प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। दूसरी बात हम लोग को गिवन क्या क्या, स्लोप दोनों का है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। सो हमारा पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू, PQ will be perpendicular to RS at T. PQ perpendicular to RS at capital T. तो अब हम लोग बात करते हैं T के बारे में। T के बारे में क्या कह सकते हैं? PQ एक टेंजेंट है, RS भी टेंजेंट है। PQ and RS are perpendicular tangent. PQ और RS क्या है? Perpendicular tangent. T is their point of intersection. Point of intersection. परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, बता सकते हैं? परपेंडिकुलर टेंजेंट डायरेक्टर सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं। Therefore T lies on the director circle. T कहां पे लाई करता है? डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। इतनी बात क्लियर है? T कहां पे लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, तो T अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा तो यहां पे हमारा जो दो टेंजेंट है, ये कौन कौन सा टेंजेंट है तुम्हारा? एक तो PQ हो गया और ये हो गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो परपेंडिकुलर का, दो परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो F से ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया गया है किस पे? PT पर। F से लिया गया तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर PT पर, और यहाँ पे F डैश से लिया गया तुम्हारा RS पर। ये जो पॉइंट होता है ना,
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिखाया गया है डायग्राम का फ्लो है, ये आपका इलिप्स पे लाई करता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इलिप्स पे लाई करता है। ये चीज कैसे हम शो कर सकते हैं कि ये इलिप्स पर ही लाई करेगा, है ना। ये चीज हम कैसे शो कर सकते हैं कि ये इलिप्स पर ही लाई करेगा। ये काफी डिफिकल्ट होगा शो करना, लेकिन हम लोग दूसरे मेथड से इसको जो है सॉल्व करेंगे। हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग RS की बात करेंगे, अगर हम लोग RS की बात करेंगे, RS की जैसे बात कर रहे हैं वैसे हम लोग PQ की भी बात कर सकते हैं कि PQ के बारे में क्या कहा जा सकता है। PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा। डायग्राम सही नहीं बना है, इसके लिए काफी हम लोग को अब मशक्कत करना पड़ सकता है। इस पॉइंट का कुछ नाम Z दे देते हैं फॉर द टाइम बिंग, है ना, Z नाम दे दिया जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम AF डैश की बात करेंगे, AF डैश मस्ट बी इक्वल टू ZQ होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा ना, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, सो AF डैश मस्ट बी इक्वल टू ZQ। इतनी बात तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बराबर। दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर AQ, A से Q तक का डिस्टेंस, ये F डैश Z के बराबर होगा, F डैश Z के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये हम PT टेंजेंट के अबाउट बात कर रहे हैं कि PT टेंजेंट पर इस तरह की हरकत हो रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं किस पे, RS टेंजेंट पर, है ना, कि RS टेंजेंट पर क्या क्या चीजें हो सकती, RS टेंजेंट पर कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं। सो RS टेंजेंट पे अगर हम लोग देखें तो देखो RS टेंजेंट पर कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, ZS और आपका BF हो गया, है ना, ZS और BF बन रहा। तो हम लोग ZS बराबर क्या लिख सकते हैं, ZS बराबर BF लिख सकते हैं या FB लिख सकते हैं, और ZF इक्वल टू क्या लिखेंगे, ZF इक्वल टू SB हो जाएगा ना, ये SB हो जाएगा। क्लियर, ZF प्लस ये F डैश Z, नाउ ZF प्लस F डैश Z, ये आपका हो रहा है AQ प्लस SB के बराबर हो रहा है। ZF प्लस F डैश Z AQ प्लस SB के बराबर हो रहा है। ठीक है, AQ क्या है मेरा, पार्ट ऑफ द टेंजेंट, है ना, बिटवीन ऑक्सिलरी सर्कल एंड इलिप्स, और यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, दोनों के बीच का ये पार्ट है।
अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो क्या हमको दिखाई पड़ रहा है, ए क्यू क्या है मेरा, वो तो एफ जेड है। अच्छा एक और बात हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि एफ डैश जेड और एफ एफ डैश है ना, ये जेड एफ ये 90 डिग्री बना रहा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना अपन, हम लोग तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ही सकते हैं जेड के अबाउट, ठीक है। सो जेड के अबाउट अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एफ डैश लिख ही सकते हैं ना, और एफ डैश जेड क्या था, एफ डैश जेड ए क्यू था, ये ए क्यू था, एफ डैश जेड ए क्यू था। ये हो गया आपका ए क्यू का होल स्क्वायर, और जेड एफ क्या है, एस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एफ डैश का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को प्रूफ ये करना था कि पी क्यू स्क्वायर है ना, पी क्यू स्क्वायर मतलब क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन ऑक्सिलरी सर्कल, और यहाँ पर आपको आर एस अग्रवाल आर एस स्क्वायर ये कितना प्रूफ करना था, एस एस डैश के बराबर प्रूफ करना था, है ना। ये चीज लाने के लिए ए क्यू तो हम लोग को साफ दिखाई पड़ रहा है, ये स्मॉलर देन पी क्यू है, और एस बी भी हो गया स्मॉलर देन, रुक जाओ, अभी क्लास ले रहा हूं। अच्छा देखो इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, हम लोग डायग्राम ही गड़बड़ लिए इसीलिए गड़बड़ जा रहा है, इसको लगता है करेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना डायग्राम में फ्लॉ है, तो करेक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है।
ये वाला पार्ट में ना करेक्शन करना काफी डिफिकल्ट है, काफी क्लोज बाई हो गया। ठीक है, इसको मैं अगले क्लास में ना डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखूंगा और डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पे हो क्या रहा कि जो काम आपका, देखो P क्या था, टेंजेंट पर का P जो है देखो टेंजेंट का इंटरसेक्शन ऑक्सिलरी सर्कल का ना 2 पॉइंट पर हो रहा है, एक हो रहा P पर और एक हो रहा Q पर। तो P से परपेंडिकुलर लेंगे तो एक फोकस और Q से परपेंडिकुलर लेंगे तो दूसरा फोकस, है ना। फिर हमने दूसरा टेंजेंट लिया है B पॉइंट पर। B पॉइंट पे अगर हम दूसरा टेंजेंट ले रहे हैं तो ये टेंजेंट जो है आपको सर्कल को एक बार S पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरी बार आपका R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। R देखो नीचे चला गया है, इस वजह से देखने में काफी परेशानी हो रही है। अगर ये ऊपर होता तब देखना थोड़ा आसान होता, और ये जो हमने परपेंडिकुलर B पे ड्रॉ किया ना वो एक्चुअली R पर होगा। सो ऐसा करते हैं, चलो कुछ मैनेज कर लेना तुम लोग भी। इसका R नाम दे रहे हैं और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को यहाँ पे B नेम कर रहे हैं। मान लो कि B पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, A and B are point of टेंजेंसी। A और B क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स एट T। ये सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PT टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। सो बेसिकली A पॉइंट पे 90 नहीं बन रहा था, वो P पॉइंट पे बन रहा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A की जगह पर ना PF लिखना होगा हमको। ये हो जाएगा आपका PF और ये PQ। अब ये करेक्ट हो गया। दूसरा, RS टेंजेंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका B नहीं होना चाहिए, RF होना चाहिए, ठीक है, RF और SR होना चाहिए। तो B को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा R से। और अब आप देखिए ZF प्लस F डैश Z AQ प्लस, तो हम लोग ये लिख रहे हैं, इनको ऐड कर दो, PQ प्लस SR। ये PQ प्लस SR हो जाएगा। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो A की जगह पर क्या आएगा, P आएगा ना, और B की जगह पर क्या होगा, R होगा। और इस तरह से देखो हम लोग को जो रिजल्ट लाना था ना वो आ चुका। PQ स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इक्वल टू F डैश F का होल स्क्वायर। तो फिर से मैं यहाँ पे बताता हूं, है ना, फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग क्या था। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द chords which auxiliary circle intercepts on two perpendicular tangents to an ellipse is constant and is equal to the square on the line joining the foci। तो हो क्या रहा कि हम लोग A एंड B पर दो टेंजेंट ले रहे हैं। तो A पर जो टेंजेंट मेरा बन रहा है वो कौन सा टेंजेंट है, वो PQ टेंजेंट है ना। A पे जो टेंजेंट बन रहा है वो क्या है, PQ टेंजेंट। और B पे जो टेंजेंट बन रहा है वो मेरा RS टेंजेंट है, ठीक है। B पे मेरा RS टेंजेंट है। मैं P और Q उन पॉइंट्स का नाम दे रहा हूं जो ऑक्सिलरी सर्कल पर है टेंजेंट्स के।
और आर एस भी वही पॉइंट्स है जो ऑक्सिलरी सर्कल पर है, ठीक है। पी क्यू और आर एस परपेंडिकुलर टेंजेंट से और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। तो टी जो है डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, टी डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो पीटी टेंजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पी मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट हो गया विद द ऑक्सिलरी सर्कल। पी क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड ऑक्सिलरी सर्कल। तो याद करो थोड़ा, इससे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, है ना, इस प्रॉपर्टी से पहले वो प्रॉपर्टी था कि फोकस से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता। तो P जो है ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट है, इसका मतलब उसको अगर फोकस से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर उसको फोकस से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कहां पे लाई करेगा, है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेसिकली टेंजेंट के। तो इसीलिए आपका एफ डैश पी जो है परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू को। सिमिलरली आप Q को अगर कनेक्ट कर दे F से, आप Q को अगर F से कनेक्ट कर दे तो आपका QF जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ पर, सेम प्रॉपर्टीज, है ना। सिमिलरली आपका RS वैसे पॉइंट्स है जिनको F और F डैश से कनेक्ट किया जाए ना तो ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं यहाँ, क्लियर। तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका पी एफ डैश जेड क्यू, दूसरी बन रहा क्यू टी एस जेड, फिर जेड एस एफ आर, और फिर बड़ा वाला रेक्टेंगल क्यू टी आर एफ। इस तरह से बहुत सारे ना रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें दिखाना ये था कि टेंजेंट का वो पार्ट जो ऑक्सिलरी सर्कल के बीच में हो, टेंजेंट का वो पार्ट जो ऑक्सिलरी सर्कल के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट, PQ है ना, PQ पार्ट ऑक्सिलरी सर्कल के बीच में। दूसरा आपका कौन सा पार्ट है ऑक्सिलरी सर्कल के बीच में, दूसरा आपका SR है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर का समेशन हमको क्या दिखाना था कि FF डैश मतलब दोनों फोकस के बीच का जो लाइन सेगमेंट है ना उसके लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना शुरू कर दिए। हमने बोला कि आपका PQ जो हो जाएगा वो F डैश जेड के बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड। PQ जो है आपका F डैश जेड के बराबर हो जाएगा, और SR है वो आपका ZF के बराबर हो जाएगा, SR इक्वल टू ZF। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, F डैश जेड स्क्वायर प्लस ZF स्क्वायर इक्वल टू FF डैश स्क्वायर। इस ट्रायंगल में आप देखो F डैश F जेड में देखो, F डैश F जेड में आप देखो, है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ऑपरेट किया जा सकता है। तो F डैश जेड को हम PQ से रिप्लेस कर दिए और ZF को हम SR से रिप्लेस कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ना प्रूफ हो गया। अब एक बात हमने ये भी मेंशन किया था, एक बात मेरी ये मेंशन थी कि Z जो है आपका, ये Z नंबर जो है, ये Z पॉइंट, ये इलिप्स पर का पॉइंट होगा या फिर इलिप्स पर का पॉइंट नहीं होगा, है ना, ये इलिप्स पर का पॉइंट होगा या फिर इलिप्स पर का पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो उसको प्रूफ करने के लिए ना इसमें थोड़ी सी और डेटा हम लोग को लगानी पड़ेगी, और वो हमारा मुद्दा नहीं, इसलिए हम उस बात को इग्नोर करके चले गए, ठीक है।
सो वो मुद्दा हमारा नहीं है कि जेड जो है इलिप्स पर का पॉइंट होगा या फिर नहीं। क्लियर? तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सबसे पहला प्रॉपर्टी उसी का डेरिवेटिव है। देखो ये जो पहला प्रॉपर्टी आपने किया है ना कि y1 y2 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा तुम्हारा, इलिप्स पे लाई करता, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस हो गया किसी भी टेंजेंट पर। ये प्रॉपर्टी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो डेरिवेटिव। ठीक है, बचे हुए समय को हम लोग टीएस नोटेशन पर डेडिकेट करेंगे। टीएस नोटेशन टीएस नोटेशन सबको याद होगा है ना। एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स एक्स वन हो जाता है, वाई स्क्वायर को वाई वन इंटू वाई लिखते हैं, और एक्स वाई को 2 टाइम्स एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन लिखा जा सकता है। 2x को x प्लस एक्स वन लिखा जाएगा, 2y को y प्लस वाई वन लिखा जाएगा, और कांस्टेंट को कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, है ना। ये पहला टी ट्रांसफॉर्मेशन का रूल था। टी इक्वल टू 0 से हम लोग कितनी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे थे। टी इक्वल टू 0 का दो मतलब था, है ना। एक था टेंजेंट एट x1 y1, और दूसरा था कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम x1 y1। मतलब ये बाहर के पॉइंट के लिए t इक्वल टू 0 क्या था, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट था, और इलिप्स पर के पॉइंट के लिए आपका t इक्वल टू 0 क्या बनता था, टेंजेंट बनता था। फिर इसमें एक और चीज आती थी t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1 क्या था, इससे एक ही चीज हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एट x1 y1, x1 y1 पर जिसका मिड पॉइंट है उस कॉर्ड का इक्वेशन। और एक और पार्ट था सिंपली टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। इसका मतलब क्या था, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1। यही आपका t इक्वल टू s1 था। और इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना, जनरल जनरल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल find the equation of chord of the ellipse, find equation
of the chord of the ellipse ellipse 2x square 5y square equal to 20, which is bisected at the point 2,1। तो यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट दिया हुआ, बट ये मेक श्योर कि ये मिड पॉइंट जो है एलिप्स के अंदर का पॉइंट है। मतलब सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी तो चेक कर ले कि ये मिड पॉइंट बनने लायक स्थिति में है या नहीं, है ना। सो एस 2,1 lies inside ellipse। ठीक है, कैसे इनसाइड है? चूंकि आपका एस 2,1 जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, ये पॉइंट एलिप्स के अंदर हो गया, इसका मतलब ये मिड पॉइंट बनाया जा सकता है ना। t equal to s1 है ना, gives chord with midpoint। Therefore equation is 2 into 2x plus 5 into 1 into y है ना, y का वैल्यू 1 है, y1 का हम लोग लिख सकते हैं 1 into y minus 20 equal to s1, मतलब पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन 8 plus 5 minus 20। इसलिए आपका इक्वेशन हो गया 4x plus 5y equal to 30, है ना। तुरंत हम लोग को इक्वेशन मिल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। If the chords of contact of tangents from two points x1 y1 and x2 y2 to the ellipse x square by a square y square by b square equal to 1 are at right angles, show that x1 into x2 y1 into y2
is constant. Find that constant. Find that constant. देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन जो x1 y1 से बनाया गया हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम x1 y1 क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 0 x1 बाई a स्क्वायर y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y1। सिमिलरली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट from x2 comma y2 x2 divided by a square y2 divided by b square must be equal to 1। सो स्लोप कितना हो जाएगा आपका? नेगेटिव बी स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y2। हम लोग को गिवन क्या है? स्लोप ऑफ दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर है ना, एस m1 m2 इक्वल टू -1, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x1 बाय y1 टाइम्स माइनस बी स्क्वायर x2 बाय ए स्क्वायर y2 इक्वल टू -y1। हम लोग को प्रोडक्ट लाना था x1 x2 है ना, यहां से हमको पता चल चुका है कि x1 x2 बाय y1 y2 का वैल्यू माइनस a की पावर 4 डिवाइडेड बाय b की पावर 4 विच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यही लाना भी था। और भी देखते हैं कोई इनमें अगर कुछ वैसा क्वेश्चन हो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। From any point on the circle, from any point on the circle, x square plus y square equal to a square b square. Tangents are drawn. Tangents are drawn to the ellipse
to the ellipse x square by a square to the ellipse, this one where a is greater than b. If the chord of contact, if the chord of contact is always touching another fixed ellipse, if the eccentricity of the given ellipse, if the eccentricity of the given ellipse is 1 by root 2, find the eccentricity of the second one. Find the eccentricity of the second one. मेरा क्वेश्चन बहुत अलग ढंग का है ना। एक हम लोग को सर्कल दिया गया है और एक हम लोग को इलिप्स दिया गया है। और एक सर्कल लिया गया जो इससे बाहर है और उसका सेंटर इलिप्स जैसा ही है। उनका कहना है इस पर कोई एक पॉइंट लेना और उससे टेंजेंट लेना, 2 टेंजेंट लेना, ठीक है। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने लिया है। देखो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट लिया गया है, एक जनरल पी पॉइंट लिया गया है, उससे आपका ए और बी क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। सो ज्वाइनिंग ए एंड बी देखो कुछ इस तरह का लाइन बन गया। इसका कहना ना, ये जो भी लाइन आ रहा ना, ये एक इलिप्स को टच कर रहा है, ये एक इलिप्स को टच कर रहा है, ऐसे कुछ। तो अगर बाहर के इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 by √2 है
अगर बाहर के इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1/√2 है तो अंदर के इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, अंदर के इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो इस लाइन को फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है ना। सर्कल की रेडियस क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए बी है। तो हम पॉइंट को क्या मान सकते हैं, ए बी कॉस थीटा कॉमा ए बी साइन थीटा लेकर के चल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, एस ए बी इज chord of contact for P, इसलिए इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं x की जगह पर x इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y इंटू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है ना मेरा इलिप्स, ये टेंजेंट का इक्वेशन ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। अब यहाँ पे देखो अच्छे से आप के कुछ कैंसिलेशन भी हो रहा है, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा और ये बन गया x इंटू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। दूसरा क्या बन गया, y इंटू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। तो हम लोग जब इलिप्स की टेंजेंट का इक्वेशन देखते थे, इलिप्स की टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लोग देखते थे तो वो कैसा होता था, x cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, ऐसा ही होता था ना। जनरल टेंजेंट थीटा पैरामीटर एसेंट्रिक पॉइंट पर, जनरल टेंजेंट एट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर। तब तो हमें क्या लग रहा है कि कॉस थीटा को अकेला अगर छोड़ दिया जाए, कॉस थीटा को अकेला छोड़ दिया जाए, बाकी चीजों को नीचे लिख दिया जाए, यहाँ पर भी साइन थीटा के साथ भी सेम किया जाए। सो हम लोग इसको ना एक टेंजेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा ए बाई बी, वाई साइन थीटा बी बाई ए इक्वल टू 1। तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं the above line is the above line is tangent to x square by a by b का होल स्क्वायर y स्क्वायर बाय b बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इस कर्व के लिए क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट हो जाएगा। और ये कर्व इलिप्स होगा, बिल्कुल इलिप्स होगा, क्योंकि a बाई बी का होल स्क्वायर और b बाई a का होल स्क्वायर है। नाउ इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा आपका, √1 माइनस छोटा डिस्टेंस b बाई ए डेफिनेटली छोटा होगा, b बाई ए का होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय बड़ा डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर सिंप्लीफाई करके क्या आपका मिल रहा है, 1 माइनस बी की पावर 4 बाई ए की पावर 4, 1 माइनस बी की पावर 4 बाई ए की पावर 4। बट हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो स्क्वायर करने पे 1 बाई 2 आ रहा है, सो हम लोग यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई 2 है। हेंस इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इसेंट्रिसिटी रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई 4 विच इज रूट 3 बाई, ये रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग t इक्वल टू 0 ये सब का इक्वेशन लेकर के सॉल्व करते हैं। अगले क्लास में हम लोग नॉर्मल एंड इट्स प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास नॉर्मल बताया जाएगा, और जैसे ही नॉर्मल की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, है ना, एक दो प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके बाद इलिप्स में कुछ रह नहीं जाता। क्लियर? मैं आपको होम असाइनमेंट लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।